हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो ये हमारी यूपी ट्रिपल एस पेट की हिस्ट्री की सीरीज का 10वां वीडियो है। हम 9 वीडियोज़ में अपनी कंप्लीट एंशियंट हिस्ट्री को पहले ख़त्म कर चुके हैं। आप पहले उन वीडियोज़ को देख लें और उसके बाद यहाँ पे आएँ। इसमें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं राजपूत काल के बारे में, और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग पूरी तरीके से जो यूपी ट्रिपल एस पेट 2023 का पेपर होने वाला है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, और आपको एक एक चीज़ उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं करा रहा हूँ। एक्स्ट्रा मैं बहुत कुछ बिल्कुल नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सिर्फ उतना बता रहा हूँ कि जितना आपके कंटेंट से रेलेवेंट है, उसमें जितना फंसने वाला है। बहुत हमको हिस्ट्री में पीएचडी नहीं करनी है, हमको अपने पेट में अच्छा स्कोर करना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको हिस्ट्री में अगर आप मेरे से पढ़ के जाते हैं तो ये मेरा आपको भरोसा मैं दिला रहा हूँ कि बाहर नहीं जाएगा। अगर बहुत तगड़ा सा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा पेट ने, जो कि नहीं ही पूछता है, तो मेरे हिस्ट्री की क्लास से बाहर नहीं जाने वाला है, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दरअसल क्या होता है, इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में चल रहा होता है आपका हर्षवर्धन का शासन। हर्षवर्धन जो है आपका, ये पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि ये पुष्यभूति वंश का शासक था, और इसका राज पूरा ये उत्तर भारत पे चल रहा होता है। इसके बाद में, इस हर्षवर्धन के बाद में कोई अच्छा राजा मिलता नहीं है। पुष्यभूति वंश में भी नहीं रह जाता है, और बाद के और सारे जो राजा रहते हैं उस टाइम पे, जो रूलर्स रहते हैं, उनमें भी कोई एक बड़ी शक्ति नहीं देखने को मिलती है जो उभर के खड़ी हो और पूरे इस भारत की शक्ति का नेतृत्व कर पाए। तो ऐसे में क्या होता है, भारत का इतना बड़ा जो शासन था ये कई सारे छोटे छोटे शासकों के अंडर आ जाता है और कई सारे भागों में टूट जाता है। इसी छोटे छोटे जो राजा होते हैं, इन्हीं को बोला जाता है राजपूत काल। ऐसे ही राजाओं के काल को बोला जाता है राजपूत काल। ये 7वीं शताब्दी से स्टार्ट माना जाता है इसका, और ये 12वीं शताब्दी तक भारत में रूल करते हैं। अब इनकी उत्पत्ति के बारे में कई सारे मत हैं। लोग जो हिस्टोरियंस हैं वो एक मत नहीं है इनकी उत्पत्ति के बारे में। जैसे कर्नल जेम्स रॉड थे, कनिंघम थे, स्मिथ थे, इन सब ने जो है इसकी इन राजपूतों की उत्पत्ति जो है ये सीथियन यानी कि जो शक जातियाँ हुआ करती थी, इन्होंने उनसे जो है इसको उत्पन्न बताया है। और जो गौरी शंकर ओझा करके एक आपके इतिहासकार हैं, इन्होंने इसका उदय जो है राजपूत राजपूत जाति का उदय जो है ये प्राचीन क्षत्रियों से माना है। फिर चंद्रवरदाई ने इनको अग्निकुंड से जोड़ के रखा है। और गोपीनाथ शर्मा भंडारकर करके एक आपके इतिहासकार देखने को मिलते हैं, इन्होंने इनकी उत्पत्ति जो है ये ब्राह्मणों से बताई हुई है। अब देखते हैं राजपूतों में टोटल उस टाइम पे लगभग 36 वंश चल रहे थे। 36 वंश जो हैं राजपूतों के अलग अलग देखने को मिलते हैं। इसमें से 10 सूर्यवंश थे, 10 चंद्रवंश थे, 4 आपके अग्निवंश थे, और बाकी आपके ऋषिवंश थे। तो राजपूत वंश प्रमुख जो हैं, प्रमुखता जो हमको देखने को मिलते हैं, ये नीचे हमने वर्णन किया है। एक एक करके हम सारे बड़े जो उस टाइम के राजपूत राजा थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है गुर्जर प्रतिहार के बारे में। तो गुर्जर प्रतिहार उसमें वंश में सबसे जो प्रमुख राजा देखने को मिलते हैं, यह है नागभट्ट, जो कि इस वंश के संस्थापक थे, गुर्जर प्रतिहार वंश के। वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिरसेन, यशपाल, ये सारे इस वंश के प्रमुख राजा थे। इनकी राजधानी का क्षेत्र जो था ये उज्जैन में था, और बाद में कन्नौज में भी ये जाता है। इनकी राजधानी कन्नौज में भी ट्रांसफ़र होती है। इसका विस्तार जो है पूर्णतः गुजरात पे, दक्षिण पश्चिम राजस्थान पे, इन सब क्षेत्रों पे इनका विस्तार था। इनका राज्य जो था ये गुजरात का पूरा इलाका और ये दक्षिण पश्चिम राजस्थान का जो इलाका था उस पर राज कर रहे होते हैं। और नागभट्ट प्रथम के बारे में कहा जाता है, ये ग्वालियर अभिलेख में लिखा हुआ है, वर्णित है कि इसने जो अरबों का आक्रमण हुआ था, जो सिंध प्रांत पे उसने आक्रमण किया था, अरबों ने आक्रमण किया था शुरुआत में लगभग 712-13 के बाद में। और उसके बाद जब वो एंटर करना चाहते हैं भारत के मेन लैंड पे, जो एंटर करना चाहते हैं, तो इस नागभट्ट प्रथम ने उनका आक्रमण विफल किया, और अल्टीमेटली कुछ टाइम तक उसने भारत में घुसने से रोक दिया इन अरबों को। और इसके बाद फिर देखते हैं वत्सराज को। तो वत्सराज के समय में जो त्रिपक्षीय संघर्ष आप लोग पढ़ते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष आपका ये कन्नौज के राज्य के लिए उसमें तीन आपके क्या बोलते हैं, 3 राज्यों में संघर्ष हुआ था इस कन्नौज के राज्य को लेकर। इसको त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम पे जाना जाता है। इसने धर्मपाल के राम का नाम का राजा था, इसको पराजित किया था अपने टाइम पे। और उसके बाद फिर देखते हैं नागभट्ट। तो नागभट्ट द्वितीय थे। नागभट्ट द्वितीय ने ये अपनी राजधानी इन्होंने कन्नौज में स्थापित करी थी। मिहिर भोज करके एक राजा आते हैं इसमें, ये आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। ये वो राजा भोज वाले भोज नहीं है, ये मिहिर भोज हैं, ये अलग हैं। और अभी उन राजा भोज के बारे में थोड़ा आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इन मिहिर भोज ने क्या किया था, इन्होंने आदिवाराह की उपाधि धारण करी थी। और इस वंश के अंतिम शासक होते हैं यशपाल। यशपाल के बाद में इस वंश की समाप्ति हो जाती है, और इसके पतन के बाद में 3 नए नए राजवंश उभरते हुए हमको भारत में दिखते हैं। गढ़वाल या राठौर राजवंश था, फिर परमार राजवंश था, और एक चालुक्य या सोलंकी राजवंश था। तो ये 3 वंश मुख्यतः उभरते हुए हमको दिखते हैं भारत में।
इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं गढ़वाल या राठौर वंश के बारे में। तो ये राठौर वंश जो था, ये आपका जब उसका डिक्लाइन होता है तो ये कन्नौज से वाराणसी तक लगभग ये उभर के आता है। इस पूरे इस राज्य क्षेत्र में इसका विस्तार होता है, ये शासन करता है। इसके संस्थापक जो थे गढ़वाल या राठौर राजवंश के, ये थे चंद्रदेव, और इसके प्रमुख शासक थे जयचंद। जयचंद, इनका नाम जो है पृथ्वीराज चौहान के साथ में जुड़ के आता है। जब उनकी कहानियाँ हम लोग सुनते हैं पृथ्वीराज चौहान की, तो इनका जिक्र इस रूप में मिलता है कि इन्होंने मोहम्मद गौरी का सपोर्ट किया था, और मोहम्मद गौरी का सपोर्ट करके उसको जो 1192 का जो है तराइन का युद्ध हुआ था, उसको हराने में मदद करी थी, ताकि वो पृथ्वीराज चौहान को हरा दे और इनका बदला पूरा हो जाए। क्योंकि संयोगिता इनकी पुत्री का नाम था, उसका स्वयंवर हो रहा था। इनका संयोगिता का कुछ प्रेम संबंध चल रहा था पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान के साथ में। तो पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं, वो आते हैं और इस संयोगिता को वहाँ स्वयंवर से उठा के लेके जाते हैं और उससे बाद में शादी कर लेते हैं। तो इससे इनको नाराज़गी थी और इसी वजह से इन्होंने ये सारे काम किए थे। हालांकि जस्ट 2 साल बाद जो आपका तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, उसके जस्ट 2 साल बाद 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद घोरी ने खुद इनको धोखा दिया और इनकी हत्या कर दी थी। इनको मार के इस वंश की समाप्ति कर दी थी। इसके बाद फिर आता है परमार वंश के बारे में हम लोग को पढ़ना है। परमार वंश के संस्थापक थे ये उपेंद्र राज या कृष्णराज, और इसकी राजधानी जो थी ये धारा नगरी में थी। इनका प्रमुख शासक जो थे ये थे राजा भोज। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये राजा भोज वही राजा भोज हैं जिनके बारे में हम लोग राजा भोज और गंगू तेली वाली कहावत सुनते हैं। ये वो राजा भोज हैं, और ये मिहिर भोज ये अलग हैं। तो आप इन दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। ये परमार वंश से संबंधित हैं और इन्हें कविराज कहा जाता है। इन राजा भोज को कविराज कहा जाता है। इन्होंने कई सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं। इसमें से 2 ग्रंथ जो आपके प्रमुख हैं, ये इनका नाम मैंने लिख रखा है। एक है आयुर्वेद समरस और दूसरा है सम्रांगण सूत्रधार। इसके अलावा भी कई सारे ग्रंथ लिख रखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये ज़्यादा पूछे गए हैं। इसके बाद में धारा नगरी जो थी, धारा नगरी में इन्होंने एक संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण कराया था, और उसके प्रांगण में एक सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था, जो कि एंशियंट टाइम में अकेला मिला हुआ सरस्वती मंदिर है। ये आप याद रखेंगे कि बहुत बार ये पूछा हुआ है कि एक सरस्वती मंदिर का निर्माण किसने कराया था। उसके ऑप्शन में जो है ये राजा भोज का नाम रहता है, और इन्होंने जो है भोजपुर नाम का नगर बसाया हुआ था। या आप इनके बारे में सिर्फ इतना हम लोगों को जानना है। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है चालुक्य सोलंकी राजवंश। तो ये चालुक्य सोलंकी राजवंश के संस्थापक जो थे ये थे मूलराज प्रथम, और मूलराज प्रथम ने इसकी स्थापना करी थी। इनकी राजधानी जो थी ये अनिलवार में थी, और इनके वंश का एक शासक था भीम प्रथम। भीम प्रथम के शासनकाल में क्या होता है, गजनवी सोमनाथ पर आक्रमण करता है। उस टाइम पे इनका शासन, ये भीम प्रथम गुजरात के राजा हुआ करते थे, और इन्हीं के टाइम पे गजनवी का सोमनाथ का आक्रमण होता है और ये हार जाते हैं युद्ध। गजनवी का आक्रमण सफल रहता है। वह सोमनाथ मंदिर से बहुत सारा पैसा और बहुत सारा सोना वगैरह लूट के लेके जाता है। और उसके बाद में जो है पढ़ते हैं, खैर उसमें बहुत नहीं जाते हैं। इसके बाद में पढ़ते हैं जैन आचार्य हेमचंद्र जो थे, ये जयसिंह सिद्धराज नाम के एक राजा हुआ करते थे इसी चालुक्य सोलंकी वंश के। इनके दरबार में रहा करते थे जैन आचार्य हेमचंद्र। इसके बारे में भी कई बार पूछा गया है कि ये जैन आचार्य हेमचंद्र किसके दरबार में रहते थे, तो आप याद रखेंगे इसको। इसके बाद फिर राजा आते हैं भीम द्वितीय करके। चूँकि भीम प्रथम जो थे वो जब शासक हुआ करता था वहाँ पे गुजरात में, और गजनवी ने आक्रमण किया था, तो उसे बड़े आराम से लगभग 3 दिन का आपका युद्ध चला था। हालांकि नरसंहार बहुत ज़्यादा हुआ था, उसमें उसने आराम से हरा दिया था उनको। तो मोहम्मद गौरी भी यही सोच के आता है इस भीम प्रथम को हराने के लिए। हालांकि ये भीम द्वितीय को हराने के लिए, तो भीम द्वितीय जो है ये एक्चुअल में शासन नहीं कर रहा होता है। भीम द्वितीय की माँ जो थी ये बहुत बच्चा सा शासक होता है, बहुत अल्पवयस्क शासक होता है। इनकी माँ जो थी एक्चुअल में शासन वो देख रही थी, ये गद्दी पर सिर्फ बैठे हुए थे। तो उस टाइम पे क्या होता है, इनकी माँ जो है इस युद्ध का नेतृत्व करती हैं। 1178 में जो है भीम द्वितीय ने इनका सामना किया गौरी का, और गौरी को बहुत बुरी तरीके से हराते हैं। और कहा जाता है कुछ एक कहानियों में इसका वर्णन भी है कि उसका गुप्तांग तक काट लिया गया था। इस युद्ध के बाद में बहुत बेइज्जत करके इसको भारत से निकाला गया था, इस मोहम्मद गौरी को। इसके बाद में देखते हैं फिर भीम प्रथम का सामंत है एक विमल शाह। इसके बारे में भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, क्योंकि जो माउंट आबू का दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, ये जैन आर्किटेक्चर का बहुत बेस्ट नमूना माना जाता है। ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये आपके विमल शाह ने बनवाया हुआ था। ये आपके माउंट आबू के ऊपर स्थित है, और बहुत अनगिनत बार इसके ऊपर क्वेश्चंस बने हैं कि माउंट आबू पर स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर, इसका निर्माण किसने कराया था। ये बहुत बार पूछ चुका है, और आप बहुत कायदे से इसको याद रख लें। इसके बाद फिर जो है ये जयसिंह सिद्धराज, जिनका जिक्र हमने ऊपर भी किया है, इन्होंने अपने 7
पूर्वजों की मूर्तियां जो है ये माउंट आबू पर बनवाई थी, माउंट आबू पर्वत पर बनवाई थी। और मोढेरा का सूर्य मंदिर, एक तो सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा में स्थित है, आपको वो नहीं देखना है। भुवनेश्वर का जो उड़ीसा में आपका जो सूर्य मंदिर है उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं मोढेरा, यानी जो आपका गुजरात में स्थित है, गुजरात में आपका सूर्य मंदिर है, उसकी बात कर रहे हैं। वहाँ का निर्माण जो है इन्हीं राजाओं के शासनकाल में हुआ था। और हमको इस चालुक्य सोलंकी वंश में सिर्फ इतना जानना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग चौहान वंश। तो इसको चहमान भी बोला जाता है, चहमान वंश भी बोला जाता है, क्योंकि इसके संस्थापक जो थे ये दो लोगों को माना जाता है, एक वासुदेव और दूसरे थे चहमान। तो इस चहमान के नाते इसको चौहान बोला जाता है, चौहान वंश बोला जाता है। और इसकी राजधानी जो थी ये आहिन छत्र थी। बाद में अजमेर में इनकी राजधानी ट्रांसफ़र होती है। दरअसल इनका राज्य क्षेत्र जो था ये लगभग राजस्थान और उधर सबके साइड में ही इन लोगों का राज्य क्षेत्र हुआ करता था। ये चौहान वंश बाद में दिल्ली पर भी शासन करने आता है, जो कि क्या था कि इनके जो पृथ्वीराज तृतीय था यानी पृथ्वीराज चौहान था, उनके नाना जो थे अनंगपाल नाम था, अनंगपाल तोमर वंश आते थे, ये दिल्ली पर इनका शासन हुआ करता था। तो इनके अनंगपाल तोमर के कोई लड़के नहीं थे। तो अल्टीमेटली क्या होता है, उनके मरने के बाद जो उनका शासन था, पूरे दिल्ली का राज्य जो था ये भी आके चौहान वंश को मिल जाता है। और चौहान वंश के अंडर उस समय राजा हुआ करता था पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान को अल्टीमेटली ये आपका राजस्थान और दिल्ली ये दोनों की सत्ता मिल जाती है और ये एक बहुत बड़े राजा के तौर पे उभरता है। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो विग्रहराज नाम के एक राजा होते हैं इसी चौहान वंश में। विग्रहराज के कवि था एक, इनका नाम था खैर कवि का नाम तो खैर नहीं, मुझे याद भी नहीं है, मैंने लिखा भी नहीं है। और इसने जो है ललित विग्रहराज नाम का नाटक लिखा हुआ है। इसके बाद देखते हैं पृथ्वीराज चौहान, इस वंश का अंतिम शासक था। और इन्हीं के टाइम पे, पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे ही ये 1191 और 1192 का तराइन का युद्ध होता है। 1191 के तराइन के युद्ध में ये मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं। और 1192 में जब दोबारा से गौरी तैयार होकर आता है और इनसे युद्ध लड़ता है तो पृथ्वीराज तृतीय हार जाते हैं इसमें। और इस हार के साथ में उसकी हत्या हो जाती है, पृथ्वीराज चौहान मार दिए जाते हैं। और इनसे संबंधित दो ग्रंथ हमको याद रखने हैं। एक इनके मित्र थे चंद्रबरदाई करके एक मित्र थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी हुई है पृथ्वीराज रासो। ये पृथ्वीराज चौहान से संबंधित सबसे प्रमुख पुस्तक है और सबसे फेमस पुस्तक है, बहुत बार पूछी गई है, आप याद रखेंगे। एक दूसरी पुस्तक है उसका नाम है पृथ्वीराज विजय और ये जयानक ने लिखी हुई है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं चंदेल वंश के बारे में। तो चंदेल वंश का जो शासन था ये आपके बुंदेलखंड और खजुराहो लगभग इस क्षेत्र में, जो मध्य प्रदेश का आपका थोड़ा सा मालवा का हिस्सा था, उस पर इनका शासन चल रहा था। और इसके संस्थापक थे नन्नुक। तो नन्नुक इसके संस्थापक थे इस चंदेल वंश के। और यहाँ का एक खजुराहो में एक आपको विष्णु जी का मंदिर मिलता है। इस विष्णु जी का मंदिर जो है इसका निर्माण राजा धग ने कराया था, जो कि इसी चंदेल वंश के शासक थे। और ये बहुत धार्मिक व्यक्ति थे, जो राजा धग थे ये बहुत धार्मिक थे। और इन्होंने प्रयाग का जो संगम है, जो कि आपके इलाहाबाद में वर्तमान प्रयागराज में स्थित है, इन्होंने वहाँ पे जाके जल समाधि ले ली थी। आल्हा उदल का नाम आपने सुना होगा। आल्हा उदल जो है इनसे जुड़े हुए एक आल्हा गीत होते हैं, ये काफ़ी गाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में खासकर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं आल्हा गीत। मेले वगैरह में खासकर अभी भी देखने को मिल जाता है, सुनने को। हालांकि ये कला अब लुप्त हो रही है। तो ये आल्हा उदल दरअसल दो सेनापति थे। परमद्रदेव नाम के एक राजा थे इसी चंदेल वंश के, इनके सेनापति थे ये आल्हा उदल। और इनका युद्ध होता है इसी पृथ्वीराज चौहान के साथ में। पृथ्वीराज चौहान के साथ में 1182 में इनका युद्ध होता है। हालांकि ये लोग युद्ध तो हार जाते हैं, लेकिन क्या होता है, इन लोगों ने बहुत बड़ी वीरता दिखाई थी, बहुत अच्छी वीरता का प्रदर्शन किया था आल्हा और उदल ने। इनका जिक्र जो है आज भी देखने को मिलता है और वह क्षेत्र जो है इनको बहुत सम्मान करता है, इनका बहुत सम्मान है उस क्षेत्र में, जो आपका बुंदेलखंड का रीजन है। तो इस वंश के एक शासक थे, विद्याधर नाम था उनका। तो विद्याधर ने क्या किया, एक प्रतिहार वंश का शासक था राजपाल। तो जब गजनवी ने आक्रमण किया था भारत पे, तो ये राजपाल ने क्या किया था, अपनी गद्दी छोड़ के ये भाग गया था, अपने शासन क्षेत्र को छोड़ के, अपने राज्य को छोड़ के ये भाग गया था। अपनी जनता को उसने बड़े आराम से उसको लूटने दिया। जो आपका गजनवी था उसने बड़े आराम से लूटा। और इससे इसने जो है, विद्याधर ने बहुत इससे ये गुस्सा हुआ और इसने कहा कि अगर एक राजा अपने राज्य की रक्षा के लिए अपनी प्राण नहीं न्यौछावर कर सकता, तो ऐसे व्यक्ति को राजा रहने का अधिकार नहीं है। ये जाके युद्ध लड़ता है और राज्यपाल की इसने हत्या कर दी थी। तो इसी के साथ में ये चंदेल वंश आपका अंतिम वंश था। इसमें इसके अलावा जो है कोई भी वंश आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतने से ही लगभग राजपूत काल में आपको सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए ठीक है, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।